सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। कोरोना से लड़ाई को कमजोर करने का लगता है कुछ लोगों ने ठेका लिया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आपको खुद समझ में आ जाएगा। क्योंकि कुछ लोग घर में रहने के लिए राजी नहीं है, उन्हें घर से बाहर निकलने में आनंद आ रहा है और हैरानी इस बात की है कि अब पुलिस और प्रशासन उन्हें ऐसा करने से रोक रहे हैं तो वो उन्हें ही निशाना बना रहे हैं। आज यूपी के अलीगढ़ से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां लॉकडाउन में खुले बाजार को जब बंद कराने के लिए पुलिस पहुंची तो भीड़ ने हमला कर दिया। इस पथराव में एक सिपाही जख्मी हो गया। हमलावरों ने पुलिस कर्मियों की बाइक भी तोड़ दी। बाद में भारी दलबल के साथ पहुंचे सीओ ने किसी तरह हालात पर काबू पाया। इन तस्वीरों को देखिए, किस तरीके से पुलिस के लोग पहुंचे थे ताकि लोग अपने घरों में रहें। लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। सख्ती पुलिस ने दिखाने की कोशिश की, लेकिन उस दौरान पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया गया। कोरोना वॉरियर्स को निशाना बनाया गया। पुलिस के जो जवान सड़कों पर हैं ताकि लोग घरों के अंदर सुरक्षित रहें, उन लोगों पर हमला किया गया, पथराव किया गया। बाद में और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची तो हालात काबू में आए। 3 तस्वीरें और हम आपको दिखाते हैं, पुलिस टीम पर किस तरीके से हमला हुआ। पहले इस तस्वीर को आपने देखा है, उसमें भोजपुरा में जो 6 से 10 सब्जी मंडी की जो दुकानें खुलती हैं, उस दौरान 2 सब्जी बेचने वालों विक्रेताओं में विवाद हुआ। उनमें आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें पुलिस बीच बचाव करने गई तो उसमें पुलिस में उन्होंने पथराव किया। एक सिपाही को हल्की सी चोटें आई हैं और बाकी जो है जो लोग दोषी हैं उनके विरुद्ध FIR दर्ज की गई है और पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है। कल से भोजपुरा का भी सब्जी मंडी का एरिया बंद किया जा रहा है और वहाँ के लोग जाकर के नुमाइश ग्राउंड से सब्जी खरीद सकते हैं 6 से 10 के लिए। देश में कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ लगातार हमले हुए हैं और कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के बीच डॉक्टर और नर्सों पर हमलों को देखते हुए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया। स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है, जिसमें डॉक्टरों और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को 7 साल तक की सजा हो सकती है। कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। इस अहम फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हुए हैं और कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग के बीच डॉक्टर और नर्सों पर हमलों को देखते हुए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया। स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है, जिसमें डॉक्टरों और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को 7 साल तक की सजा हो सकती है। कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। इस अहम फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोई हिंसा या हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी और इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश आज लागू करने का फैसला हुआ है और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद वो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस तरह का अपराध ये कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। ये संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजरी हुई है, तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है। ये जो महामारी बीमारी कानून था, एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897, बहुत पुराना कानून है। उस कानून के तहत 123 साल पहले वाला कानून है। उस कानून के तहत उसमें बदलाव करके यह अध्यादेश लागू करने का निर्णय आज मंत्रिमंडल ने किया है। आज एक विशेष प्रोविजन भी की है अध्यादेश में कि समझो उनकी गाड़ी का नुकसान हुआ, उनकी क्लिनिक का नुकसान हुआ, तो जो भी उसकी कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू, उसके 2 गुना जिसने हमला किया उनसे वसूला जाएगा। यतेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। यतेंद्र, लगातार पिछले कुछ दिनों में डॉक्टरों पर हमले हुए हैं, नर्सों से अभद्रता हुई है, इसको देखते हुए इस तरीके के अध्यादेश की जरूरत थी।
देखिए बिल्कुल कोई एक दो हमला डॉक्टर या हेल्थ कर्मी जो है हेल्थ मेडिकल उनके साथ नहीं हुआ, कई सारे हमले एक के बाद एक होते रहे। आप लगातार अगर इन हमलों की अपडेट निकालेंगे तो ये इनके इस तरह के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि कई तरह के कानून पहले हैं, लेकिन उसमें बदलाव करते हुए आज जो मोदी सरकार है उसने एक बड़ा फैसला किया। आज सुबह ही जो मोदी सरकार की तरफ से बताया गया कि गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कई डॉक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बात की, तो उन्होंने भी एक बार फिर से अपनी ये मांग दोहराई कि कोरोना काल में जिस तरह से हमले हो रहे हैं तो ऐसे में एक सख्त कानून लाने की जरूरत है। उस पर मोदी सरकार तैयार हुई, ब्रीफिंग हुई और इसके बाद कैबिनेट ने अध्यादेश लाने को मंजूरी दी है, जिसमें साफ तौर पर अगर अधिकतम जो गंभीर मामले हैं उसमें अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है। यानी कि 123 साल पुराना जो कानून था उन कानून में बदलाव करने के लिए आज मोदी सरकार अध्यादेश लेकर आई है। और इस अध्यादेश की माने तो जो 123 साल पुराने कानून है उनको बदल दिया जाएगा और 7 साल अधिकतम सजा हो सकती है। 50,000 से 2 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान हेल्थ कर्मियों पर हमला करने का। इसके अलावा 3 महीने से 5 साल की भी सजा हो सकती है और गंभीर चोट अगर आती है तो 7 साल की सजा होगी। ये आईपीसी, सीआरपीसी और एनएसए में पहले प्रावधान था, लेकिन जो हमले लगातार बढ़ते जा रहे थे, एक के बाद एक घटनाएं आती जा रही थी, उसके बाद अब मोदी सरकार काफी सख्त हुई है और इस तरह का अध्यादेश लाने को आज कैबिनेट ने मंजूरी। ठीक है यतेंद्र, चलिए हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त एक और बड़ी खबर मौलाना साद को लेकर एक बड़ा झूठ बेनकाब हुआ है। मौलाना साद का जमात के लोगों को बोला अल्लाह के करम से कोरोना से ठीक हुए। कोरोना से ठीक हुए जमातियों से प्लाज्मा देने की अपील भी की है। मौलाना साद ने कोरोना फैलाकर कोरोना को रोकने के लिए प्लाज्मा देने की अपील की है मौलाना साद ने, लेकिन इस बीच उसने अपनी तकरीर में एक बार फिर से कह दिया कि अल्लाह के करम से ठीक हुए। तो लगातार मौलाना साद सामने जरूर नहीं आ रहा, लेकिन ऑडियो संदेश के जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहा है। अब उसने ये कहा है जमात के लोगों से कि वो अल्लाह के करम से ठीक हुआ, साथ ही ये अपील भी की है कि प्लाज्मा डोनेट करें लोग। मौलाना साद का एक बड़ा झूठ बेनकाब हुआ है। जमात के लोगों को बोला है अल्लाह के करम से कोरोना से ठीक हुए। इस बीच मौलाना साद पर सवाल जरूर उठ रहे थे कि आखिरकार मौलाना साद है कहां। लगातार जमातियों को संक्रमण की पुष्टि हो रही थी, जमातियों से देश के लोगों को संक्रमण की पुष्टि हो रही थी, लेकिन मौलाना साद खुद गायब। तो मौलाना साद को लेकर यह बड़ी खबर और साथ ही मौलाना साद पर कुछ अहम जानकारियां आपको हमारे सहयोगी राशिद दे रहे हैं। हाँ, मौलाना साहब की रक्त चरित्र वाली चिट्ठी। मौलाना साहब ने जमातियों से अपील की है। मौलाना साहब ने प्लाज्मा दान करने की अपील की है। कोरोना से जूझ रहे लोगों की जिंदगी बचाएं किसी भी तरह से जमाती। महामारी के समय लोगों को इस्लाम के और करीब भी लेकर के आना है, इस चिट्ठी में कहा गया है। मेरे बाईं तरफ एक चिट्ठी है जो कि आपको अंग्रेजी में नजर आ रही है, मेरे दाईं तरफ एक चिट्ठी है जो कि उर्दू में नजर आ रही है। जमातियों को लिखी गई ये चिट्ठी है। तबलीगी जमात के सभी लोगों को संबोधित करते हुए मौलाना साहब ने ये चिट्ठी लिखी है। लेकिन आप जानना नहीं चाहेंगे इस चिट्ठी में झूठ क्या है और सच क्या है। ग्राफिक्स नंबर 2 अब आपको हम दिखाते हैं। देखिए आप, चिट्ठी में मौलाना साहब का सफेद झूठ क्या क्या है। यह है झूठ, यह है सच। मौलाना साहब कहता है कोई भी जमाती कोरोना पॉजिटिव नहीं, लेकिन सच यह है कि देश भर में कई जमाती ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। मौलाना साहब ये कहता है चिट्ठी में खुद को क्वारंटीन हुआ बता रहा है, लेकिन सच यह है कि मौलाना साहब आईटी से बचना चाहता है, ईडी से बचना चाहता है, क्राइम ब्रांच उसे ढूंढ रही है, मौलाना साहब उनसे भी बचना चाहता है। आगे बढ़ते हुए मौलाना साहब की पूरी फौज एक बार आप देख लें, उसके बाद अपने सहयोगी के पास भी हम चलेंगे। मौलाना साहब की पूरी फौज किस तरीके से काम करती है, एक बार मैं चाहूंगा कि ग्राफिक्स के जरिए मेरे सहयोगी दिखाएं कि किस तरह से मौलाना साहब की चतुर चील चालबाज फौज काम कर रही है। यहां पर पूरी तरह से दिखाएं। हाँ, मौलाना साहब के चतुर चालाक चालबाज मौलाना साहब की पहली वकीलों की फौज है। इनमें 4 नाम है, अहमद खान, फुजैल अहमद, मुशर्रफ अली, फहीमुद्दीन अहमद। ये चारों वकील मौलाना साहब को बचाने की तैयारी में हैं कि किस तरह से आईटी से बचाया जाए, ईडी से बचाया जाए, क्राइम ब्रांच से बचाया जाए। मुल्ला फौज है, मोहम्मद अशरफ, मुफ्ती शहजाद, डॉक्टर जिशान, मुरसलीन सैफी, मोहम्मद सलमान, इन सभी की एक और फौज है। मास्टरमाइंड फौज है, खुसूसी जिम्मेदार, मस्जिदवार और आवाम। लेकिन एक लाइट कैमरा एक्शन टीम भी है जो काम करती है मौलाना साहब की। ये टीम किस तरह से काम करती है अब आप ये देखें।
मौलाना की एक पूरी शूटिंग टीम है जो मौलाना के YouTube चैनल के लिए काम करती है और मौलाना के रेडियो के लिए काम करती है और इसीलिए मौलाना को बहुत बार रेडियो मुल्ला भी पुकारा जाता है। मौलाना साहब YouTube के जरिए बयान देता है, मौलाना का बयान अपलोड किया जाता है, 3 से 4 लोग रहते हैं इस पूरी टीम में और YouTube से देश विदेश में फॉलोअर्स किस तरह से बढ़ाए जाएं, बनाए जाएं, इस्लाम का प्रचार प्रसार किया जाए और जितनी भी तकरीरें हैं मौलाना साहब की किस तरह से आगे बढ़ाई जाएं। मौलाना साहब का आकाशवाणी केंद्र भी है, संदेश रेडियो के जरिए पहुंचाने का काम यही केंद्र करता है। अब तक 3 ऑडियो जारी हो चुके हैं, हमने आपको दिखाया भी है। लोकल लोगों के लिए संदेश जारी किया जाता है, दिल्ली के आसपास के लोगों के लिए भी संदेश जारी किया जाता है और हाँ, संदेश जारी करने का काम कौन करता है? मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद सईद, मोहम्मद इलियास, अब्दुल रहीम और मुफ्ती शहजाद, ये वो लोग हैं जो मौलाना साहब की लाइट कैमरा एक्शन टीम का हिस्सा हैं। मौलाना साहब की खबर के बाद में अगली खबर का रुख करते हैं पश्चिम बंगाल से। कोरोना काल में पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार की टीम को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच की तनातनी सामने आ रही है। आखिर क्यों है पूरा विवाद, आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। साथ ही केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच में जिस तरह से तनातनी चल रही है, केंद्र ने कोरोना संक्रमण रिपोर्ट के लिए टीम भेजी, गृह मंत्री ने टीम को भेजने की जानकारी देर से दी, ऐसा आरोप लगाया पश्चिम बंगाल सरकार ने। केंद्र की टीम बंगाल में देखेगी कि गाइडलाइन का पालन हो रहा है कि नहीं। साथ ही राज्य सरकार की दलील प्रोटोकॉल का उल्लंघन, इस तरह के आरोप पश्चिम बंगाल सरकार से लगे। कोलकाता और बंगाल के कुछ शहरों में हालात गंभीर, पिछले कुछ दिनों में ये हालात गंभीर हो गए हैं। साथ ही गुजरात और बीजेपी शासित राज्यों में यह आरोप लगाया जा रहा है कि क्यों नहीं भेजी जा रही है इस तरह की केंद्र सरकार की टीमें। मेरे सहयोगी तपस्सेन गुप्ता जुड़ गए हैं कोलकाता से। तपस, ये खींचातानी जो केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच में है, इसका मुद्दा राजनीतिक तौर पर है या फिर प्रोटोकॉल में ज्यादा ये तनातनी चल रही है? कुल मिला के एक ईगो सेंटर और स्टेट के बीच, और खासकर जो राज्य सरकार की तरफ से जारी होने से पहले यहाँ पर टीम पहुंच चुकी थी। राज्य पुलिस से या कोलकाता पुलिस से कोई संपर्क उन्होंने करा नहीं था और राज्य सरकार या किसी ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, ये कल तक का रवैया था। लेकिन कल रात को जब लेटर्स एक्सचेंज हुए उसके बाद आखिरकार हमने देखा कि चीफ सेक्रेटरी की तरफ से चिट्ठी लिखा गया था और कहा गया था कि पूरा सहयोग किया जाएगा। जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के 2 टीम आए हुए हैं, लेकिन आज दिन भर हम इंतजार करते रहे बीएसएफ दफ्तर के बाहर, जहां पर वो ठहरे हैं वहां से निकलेंगे। लेकिन अभी तक जब कि हम आपसे बात कर रहे हैं, शाम को 6 बजे तक वो टीम अभी तक वो बाहर नहीं निकली है। हालांकि जो कॉन्वॉय है वो पूरी तरह सजा हुआ है सुबह से, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी बाहर नहीं निकले, कहीं भी हॉटस्पॉट के दौरे पे नहीं गए। ये क्यों हुआ, इसका कोई पुष्टिकरण अभी तक ना ही सेंट्रल टीम की तरफ से की गई है, ना राज्य सरकार की तरफ से कोई सवाल का जवाब दिया गया। तपस, इस टीम का बेसिक का मुद्दा क्या है, वो क्या चेक करना चाहते हैं और किन किन इलाकों में, वेस्ट पश्चिम बंगाल के किन किन इलाकों में इस टीम का प्लान है कि वहां पर जाएंगे और क्या क्या चेक करेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल में 7 जिलों को चूज किया गया था जहां पे इन्हें जाना था। और जहां तक ये दक्षिण बंगाल की बात है, जहां पे कोलकाता की में जो टीम आई हुई है, इनका जो जाने का जगह था वो कोलकाता के उत्तर कोलकाता, हावड़ा, पूर्व मेदिनीपुर और नदिया के कुछ इलाकों में उनका जाने का बात था। लेकिन वो अभी तक यहाँ से कोलकाता से निकल के कल शाम को 1 घंटे के लिए दक्षिण कोलकाता में गए थे। हालांकि ज्यादातर हॉटस्पॉट उत्तर कोलकाता में है। कोलकाता पुलिस की तरफ से कॉन्वॉय के जरिए उन्हें लेकर जाया गया था, लेकिन आज दिन भर कोलकाता पुलिस की कॉन्वॉय दफ्तर के बाहर खड़ी रही, लेकिन किसी भी सदस्य ने अभी तक कदम बाहर नहीं रखा। बहुत बहुत शुक्रिया तपस। एक तरफ ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ कोरोना पर मोर्चा खोला है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद
रास्ते पर उतरी हैं, सड़कों पर उतर के लोगों को एडुकेट करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं और लोगों से गुहार लगा रही है कि किसी भी तरह वो घर से बाहर ना निकले। इस समय हम बालीगंज फाड़ी इलाके में, जो साउथ कोलकाता का इलाका, वहां पर हम स्थित है और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री खुद, कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम, वो भी यहाँ पर मौजूद है और लोगों से माइकिंग के द्वारा गुहार लगा रहे हैं। वो अलग अलग जगहों पर खुद जा रही है। नवान्नो जो स्टेट सेक्रेटरीट है, वहां से सचिवालय से निकलकर खुद अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से गुहार लगा रही है कि किसी भी सूरत पर वो घर से ना निकले, क्योंकि कोरोना वायरस इन्फेक्टेड जो इलाके हैं उनमें कुछ इंपॉर्टेंट इलाके इस एरिया के आसपास भी हैं। तो वो खुद ये जिम्मेदारी उठाई है कि लोगों तक पहुंचने के लिए और माइकिंग करके लोगों से कम ये रिक्वेस्ट करने के लिए वो अपने घर पे ही रहे, बिना किसी काम के वो घर से बाहर ना निकले। कैमरामैन रोनी संतरा के साथ तपस्या सेन गुप्ता, इंडिया न्यूज, कोलकाता। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मेरे सहयोगी राजीव फेसबुक और अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी की जियो डील के साथ। जी हाँ, तो कोरोना के तमाम बीच में इस वक्त तमाम बातें हो रही हैं, आर्थिक बातें हो रही हैं। आगे बढ़ने से पहले देश दुनिया की खबरें जान लेते हैं। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं। गतिविधि भी हुई है जियो और मुकेश अंबानी के बीच में, फेसबुक और मुकेश अंबानी के बीच में डील हुई है। करीब 43,574 करोड़ रुपए का एक निवेश फेसबुक जियो में करने जा रही है। मुकेश अंबानी की कंपनी है जियो और इसका तमाम एक बड़ा नेटवर्क पूरे देश में मौजूद है। जियो का वैल्यूएशन इसके बाद करीब 4.62 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा और नेटवर्क के तौर पर देखें, इससे रिलायंस को भी एक बड़ा फायदा होगा। जियो को टेक कंपनी में माइनॉरिटी हिस्से के लिए दुनिया की ये सबसे बड़ी डील होगी जो फेसबुक करने जा रही है जियो में। तो कोरोना काल में जहां पर लोग संभल कर चल रहे हैं, आर्थिक गतिविधियां तमाम ठप पड़ गई हैं, उस बीच में फेसबुक ने जियो के साथ मिलकर ये डील की है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, हाथ जुड़े हुए देख रहे हैं, रिलायंस को अपना कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी इस डील के बाद। रिलायंस पर करीब 1.5 लाख करोड़ का कर्ज है, वहीं फेसबुक को भारत जैसा बड़ा बाजार मिलेगा। जुकरबर्ग भारत की इंडस्ट्रीज के और करीब आएंगे, यानी 130 करोड़ का भारत में एक बड़ा लोगों का यहाँ पर विशाल मार्केट है, जिसमें से बताया जाता है कि करीब 100 करोड़ मोबाइल फोन के कनेक्शन है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा लोग डेटा का इस्तेमाल करते हैं। और जियो कैसे लाई टेलीकॉम में क्रांति, 2016 में भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री में रिलायंस जियो ने एंट्री की। जी हाँ, जियो की एंट्री के बाद टेलीकॉम सेक्टर में एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आया। जो दाम थे, जो प्राइसेस थे, जो डाटा था, वो आसमान से जमीन पर आया, यानी गरीब के नजदीक आया, गरीब इस्तेमाल करने लगा। और लॉन्चिंग के बाद लंबे समय तक जियो ने फ्री कॉलिंग की सुविधा दी, वोल्टेज तकनीक का इस्तेमाल किया यहाँ पर, तो डाटा कई जगह लोगों के पास पहुंचा। जिस डाटा को पाने में लोग कहीं ज्यादा खर्च करते थे, कहीं कम में उससे ज्यादा डाटा मिला। और जियो के कदम के बाद कई कंपनियों ने कॉलिंग की कीमत में बदलाव तक कर दिए। तो कोरोना के इस दौर में, कोरोना के इस तमाम महामारी के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जो देश की आर्थिक गतिविधि को यहाँ पर बूस्ट अप करता हुआ नजर